गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बच्चों हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की लास्ट क्लास है। इसमें हम ए टू जेड पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये बच्चों हमारी इनकम का सेकंड हेड है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 22 टू 27। तो सबसे पहले सेक्शन 22, इसको बोलते हैं बच्चों बेसिस ऑफ चार्ज। जो ये बताता है कि कौन सी इनकम इस हेड में कंप्यूट होगी और उसके लिए बेस क्या होगा। बेस का मतलब होता है कि किस बेसिस पर कैलकुलेट होगी। तो एनुअल वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट होती है। फिर एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 में बता रखे। तो मैं पहले आपको बेसिस ऑफ चार्ज बताता हूँ। बेसिस ऑफ चार्ज में कहेंगे कि कौन सी इनकम पहले इस हेड में आती है। असेंशियल कंडीशंस फॉर टेकिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों तीन हमारी इसके अंदर असेंशियल कंडीशन है कि इनकम इस हेड के अंदर फॉल होने के लिए तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट, द प्रॉपर्टी जिसकी आप इनकम की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वो बिल्डिंग होनी जरूरी है। मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। तो क्वेश्चन आता है कि क्या बिल्डिंग की ही सिर्फ इनकम इस हेड में आएगी? तो वो कहते हैं लैंड की भी आएगी। शर्त यह है कि लैंड बिल्डिंग के साथ अटैच हो, किराया इकट्ठा मिल रहा हो और लैंड अपार्ट टेनेंट देयर टू। ये पहली कंडीशन है बेसिस ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग। और लैंड है तो वो उसके साथ अटैच है। अपार्ट टेनेंट देयर टू का मतलब होता है उसके साथ सिचुएटेड है। और किराया इनसेपरेबल होना चाहिए। अगर किराया सेपरेबल हुआ कि जैसे आप बिल्डिंग का किराया अलग ले रहे हो, लैंड का किराया अलग ले रहे हो, तो लैंड का किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। फिर वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मतलब इस चीज को ध्यान रखना है। अगर कोई वैकेंट साइट है, वैकेंट लैंड है, उसको हमने किराए पे चढ़ा रखा है, खाली चार दीवारी होने से वो बिल्डिंग नहीं बन जाती बच्चों। सेकंड कंडीशन है असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द बिल्डिंग। असेसी है वो इस बिल्डिंग का, इस प्रॉपर्टी का ओनर है। असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। उस बिल्डिंग का, उस लैंड अटैच का असेसी ओनर है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो ओनर नहीं होगा तो क्या रेंटल इनकम इस हेड में चार्जेबल नहीं होगी? तो बच्चे का पहला क्वेश्चन होता है सर बिना ओनर वो किराए पे चढ़ाएगा कैसे? बच्चों सब लेटिंग होती है। किराए पर ली हुई प्रॉपर्टी को फर्दर किराए पे चढ़ाना सब लेटिंग बोला जाता है। तो जिस टेनेंट ने फर्दर किराए पे चढ़ाई है तो वो टेनेंट उस प्रॉपर्टी का ओनर थोड़ा हो गया। तो उसको सब लेटिंग से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड का मैटर नहीं है। टैक्स पेयर जिसकी आप कंप्यूटेशन कर रहे हो वो प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। अब बच्चों मुझे एक बात यहाँ पर समझानी है जो आपने ध्यान रखना है बिल्कुल, कि क्वेश्चन आता है कि क्या असेसी प्रॉपर्टी का लीगल ओनर होना चाहिए? तो यहाँ बच्चों लीगल ओनर के साथ साथ ना और डीम्ड ओनर को भी कवर कर रखा है। अब डीम्ड ओनर कौन होता है इसके लिए अभी हम आगे सेक्शन 27 पढ़ेंगे। उसमें 6 केसेस बता रखे हैं जिसमें असेसी प्रॉपर्टी का लीगल ओनर नहीं है लेकिन उसको प्रॉपर्टी का क्या माना जाता है? डीम्ड ओनर। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि असेसी उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर। और थर्ड कंडीशन बच्चों, प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो, असेसी के अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज ना हो। आप कहेंगे प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पजेस except assessees own business और प्रोफेशन। बच्चों आपने ना ऐसे समझना है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने ही बिजनेस में यूज कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी के ओनर हो और आपकी प्रॉपर्टी आपके ही बिजनेस में यूज हो रही है, वो आपका किस हेड का मैटर है? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन यहाँ पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं पार्टनर हूं और जो प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है वो फर्म को दे रखी है।
तो उस केस में भले ही फर्म उसको अपने बिजनेस में यूज कर रही है, हमारे लिए रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही चार्जेबल होगी। मतलब आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि आपने प्रॉपर्टी अपने बिजनेस में यूज नहीं करनी। आप एक फर्म में पार्टनर हो, फर्म को किराए पर दे रखी है, आपने अपने ब्रदर को किराए पर दे रखी है, आपकी मदर ने आपको किराए पर दे रखी है प्रॉपर्टी, तो जो ओनर है अगर उसने रेंट पर दे रखी है तो फिर बात खत्म हो जाती है। फिर तो प्रॉपर्टी इसी हेड में आएगी। इस हेड में कब नहीं आने वाली? जब उसको आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे। अगर मैं मान लो एक दुकान चला रहा हूं और दुकान की बिल्डिंग मेरी अपनी है, तो उस दुकान की बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी हेड का मैटर नहीं है, बल्कि उसका डेप्रीशिएशन, रिपेयर का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा सब हमें प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड में अलाउड होंगे। ये 3 शर्तें कौन बता रहा है बच्चों? बेसिस ऑफ चार्ज, उन्होंने उसके नीचे स्टडी में लिख रखा है। और अब बच्चों मुझे आपको ये बताना है, वो कहते हैं कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, उसके लिए जो बेसिस है, जिसके बेस पर वो कैलकुलेट होती है, वो है प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। ऐसे कहते हैं, द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग। जब आपको ये पता लग गया कि कौन सी इनकम इस हेड में आएगी, तो आप ये याद रखो कि वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी वाली एनुअल वैल्यू पर बेस्ड है। तो ये कहते हैं द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द एनुअल वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है एनुअल वैल्यू क्या होती है? तो बच्चों मीनिंग तो यहीं पढ़ लेंगे, लेकिन उसको डिटरमाइन करना हम सीखते हैं सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग। एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट सबको कंसीडर करते हो उसके अंदर। लेकिन उसके लिए ये लाइन क्या लिखते हैं वो समझना। ये कहते हैं द एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली, अभी मतलब समझाता हूं बच्चों आपको, बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरी बिल्डिंग जिस जगह पर है वहां आसपास की बिल्डिंग किराए पे चढ़ी हुई है 40,000 पर मंथ, तो आप मेरी बिल्डिंग से कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप कहोगे सर 40,000। तो वो एक तरह से एनुअल वैल्यू का बेस बन गया। एनुअल वैल्यू क्या होती है? इस चीज के ऊपर बेस्ड होती है बच्चों एनुअल वैल्यू, कि उस प्रॉपर्टी को कितने रुपए किराए पे चढ़ाया जा सकता है ईयर टू ईयर। अगर आप उससे ज्यादा किराए पे चढ़ा रहे हैं तो एनुअल वैल्यू वही बन जाएगी, लेकिन अगर आप उससे कम किराए पे चढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है फिर जो उससे आपकी एक्सपेक्टेड है ना, उसी को ही हम आपकी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू मान लेंगे। आप ग्रोस एनुअल वैल्यू कंसीडर करो, हम कैसे पढ़ के आए हैं, ग्रेटेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विल बी ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो एक्चुअल रेंट के साथ साथ एक्सपेक्टेड रेंट भी कंसीडर होता है। और एक बात बच्चों बताना चाहूंगा, यही सिंगल एक हेड है जिसकी इनकम नोशनल बेसिस पर कैलकुलेट होती है। मतलब खाली ये कंसीडर नहीं किया जाता कि आप प्रॉपर्टी से रेंट कमा कितना रहे हैं, बल्कि ये भी कंसीडर किया जाता है कि आप उस प्रॉपर्टी से रेंट कमा कितना सकते हैं। और किसी हेड में ऐसा नहीं है। मान लो बच्चों मैंने जॉब ज्वाइन की, उन्होंने मेरे को सैलरी ऑफर की 30,000 पर मंथ, मैंने एक्सेप्ट कर ली। मेरा फ्रेंड, मार्क्स भी लगभग लगभग हमारे बराबर हैं, सेम टाइम पे एमबीए की, फ्रेशर हैं, उसको 50,000 पर मंथ मिल रहे हैं। एक ही शहर में हम दोनों ने ज्वाइन किया है, कंपनी अलग अलग है। तो गवर्नमेंट ये थोड़ा कहेगी कि आपकी सैलरी भी हम 50,000 मानेंगे, भले ही आप 30,000 ले रहे हो। मेरी कितनी मानी जाएगी? 30,000 पर मंथ ही मानी जाएगी, उसी को इनकम माना जाएगा। तो मतलब कहने का बच्चों कि आप जितने रुपए इनकम कमा रहे हैं बाकी हेड में तो वही कंसीडर की जाएगी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम एनुअल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। इसलिए इसके साथ एक लाइन लिखी जाती है कि यही एक हेड है बच्चों जिसकी इनकम किस बेसिस पर कैलकुलेट होती है? नोशनल बेसिस पर। तो मैं यहां लिख रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी is perhaps the only income which is computed
ऑन नोशनल बेसिस। नोशनल का मतलब होता है बच्चों इमेजिनरी बेसिस पर, कि ये भी कंसीडर किया जा रहा है कमा कितना सकते हैं। और आप यहां लिखेंगे द एनुअल वैल्यू इज कंसीडर्ड बिकॉज द इनकम इज नॉट टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस in case of house property, but is on the inherent potential of house property। inherent का मतलब होता है बच्चों जो आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो क्षमता है, जो उससे कमाया जा सकता है, पोटेंशियल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू जनरेट इनकम। और बच्चों ये फैक्ट है, एक मार्केट के अंदर जितनी शॉप होती है ना, उनका रेंट बिल्कुल आसपास ही मिलता है। क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास कौन सी वाली बिल्डिंग है, वो सारी एक जैसी बनी हुई है, एक ही मार्केट के अंदर है। तो उसमें ऐसे किराए का ऐसे कैसे डिफरेंस हो सकता है? एक का 50,000 है, दूसरे का 35,000 है। कोई ना कोई चीज तो उसमें अलग होगी। अदरवाइज जो 50 दे रहा है वो ज्यादा क्यों दे रहा है, या फिर जो 35 पे किराए पे चढ़ा रहा है तो वो कम पे क्यों किराए पे चढ़ा रहा है? और गवर्नमेंट ने यहाँ पर पता है ऐसा क्यों किया होगा बच्चों, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ना बहुत सारी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे चढ़ती। अब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बच्चों जो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ती है ना, जिस पर्सन ने उसको अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले रखा है, उसका वो खर्चा कहीं भी अलाउड नहीं है। मतलब वो उसका पर्सनल खर्चा है। जैसे मान लो मेरे पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, किराए पर रह रहा हूँ विद फैमिली, तो वो मेरा पर्सनल खर्चा है, कहीं पर अलाउड थोड़ा होना है। तो ओनर मेरे से कहता है कि कोई भी किराया पूछो, मैं दे रहा हूँ 25,000 पर मंथ, कहता है कोई अगर इनकम टैक्स की कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो आपसे किराया पूछे तो आप 10,000 पर मंथ कहना। तो मैं कहता हूँ मेरे को क्या दिक्कत है, मैं 10,000 पर मंथ कह दूंगा। तो ऐसे करके लोग पहले तो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई हुई दिखाते नहीं है, और अदरवाइज उसका किराया बहुत कम करके दिखाते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसी चीज को कंसीडर करते हुए इनकम टैक्स में बना रखा है कि खाली प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट कंसीडर नहीं होगा, बल्कि प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट भी कंसीडर्ड होगा। और अब बच्चों मुझे एक दो चीजें बतानी है इसमें। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताना है कि अगर प्रॉपर्टी अपने बिजनेस में यूज होगी तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती, तो कौन से हेड में आती है? आप कहेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और दूसरे नंबर पे बच्चों अगर किसी का काम ही प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाने का हो, बच्चों कोई पर्सन किसी भी तरह का काम कर सकता है। अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे उस पैसे पे इनकम कमानी है, तो एक तो है कि मैं कोई और बिजनेस शुरू करूं, एक मुझे को लगा कि मैं क्यों ना प्रॉपर्टी खरीद कर किराए पे चढ़ाऊं, इससे अच्छी इनकम आ जाएगी और प्रॉपर्टी से कल को कैपिटल गेन भी होगा। प्रॉपर्टी आपको दो वे में रिटर्न देती है ना बच्चों, एक तो आपको वहां से रेंटल इनकम आती है, तो दूसरा टाइम के हिसाब से वहां की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो मैंने यही बिजनेस शुरू कर दिया किराए पे चढ़ाने का, और मेरा मेनली रेंटल इनकम ही आती है। तो उस केस में रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड का मैटर नहीं रही, बल्कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में आ गई। ये केस जजमेंट आई थी 2016 में, मैं आपको पढ़ाता हूं बच्चों थियोरेटिकली। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू 27। सबसे पहले है बच्चों बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22। द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द एनुअल वैल्यू। हम जानते हैं कि जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बेस एनुअल वैल्यू होती है। द एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली be expected to let from year to year। और आगे कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ, हम लोग जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग और लैंड अपार्ट टेनेंट देयर टू, of which assessee is the owner is chargeable to tax under the head income from house property। The annual value is considered because the income is not taxable on receipt basis in case of house property, but is on inherent potential of हाउस प्रॉपर्टी टू जनरेट इनकम। शायद यही सिंगल हेड है जिसकी इनकम किस बेस पर कैलकुलेट होती है? नोशनल बेसिस पर। नोशनल का मतलब इमेजिनरी, उसकी क्षमता भी कंसीडर्ड होती है। एसेंशियल कंडीशन फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर दिस हेड, तो कौन कौन सी कंडीशन है कि इनकम इस हेड में चार्जेबल हो? तो हम सबसे पहले कहेंगे फर्स्ट है द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्ट टेनेंट देयर टू। बिल्डिंग इंक्लूड्स रेजिडेंशियल हाउसेस,
वेदर लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। हम जानते हैं क्योंकि तीसरी कंडीशन ये कहेगा कि प्रॉपर्टी में बी यूज फॉर एनी पर्पजेस एक्सेप्ट असेसिस ओन बिजनेस और प्रोफेशन। इसका मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी मैं अपने रहने के लिए यूज कर रहा हूं तो क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी? वो कहते हैं हाँ आएगी। इट आल्सो इंक्लूड बिल्डिंग लेट आउट फॉर ऑफिस यूज और फॉर स्टोरेज और फॉर यूज एज फैक्ट्री, म्यूजिक हॉल, अदर कमर्शियल प्रीमिसेस। हम इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी हमने किराए पर दे रखी है तो चाहे जिस पर्सन को किराए पर दे रखी है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज करे, हमारे लिए इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड का ही मैटर है। सामने वाला उसको स्टोर रूम के तौर पर यूज करे, म्यूजिक हॉल के तौर पर यूज करे, अपनी दुकान के तौर पर यूज करे, रहने के तौर पर यूज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे कहता है लैंड अपार्ट टेनेंट मीन्स लैंड अटैच विद द बिल्डिंग like garden, garage, etc. However, income from letting out of vacant land is taxable under the head income from other sources. अगर किसी के पास खाली लैंड है, चार दीवारी बनाते हैं लोग, गेट लगा देंगे तो बिल्डिंग नहीं है, वो लैंड ही है। अगर उस प्लॉट को किराए पर दिया, रेंट आया, तो वो अदर सोर्सेस की इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में आने के लिए क्या है? लैंड बिल्डिंग के साथ अटैच है, सेम टेनेंट को दे रखा है, किराया इनसेपरेबल है, तब लैंड का किराया बिल्डिंग की तरह हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही असेस होगा। आप सोचेंगे यहां पर लैंड को लिया क्यों नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट देती है 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब बिल्डिंग से रिलेटेड तो समझ आता है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, लैंड कैसे डेप्रिशिएट हो रहा है? समझ गए ना, उससे रिलेटेड खर्चे होते ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ये तो अदर सोर्सेज में बात करेंगे, वहां मैचिंग प्रिंसिपल लगता है, जो खर्चा हो रहा है बस वही लेस होगा। और पीजीबीपी, और अगर मान लो किसी का ऐसे वैकेंट लैंड किराए पे चढ़ाने का ही काम है तो बिजनेस हेड। इन दोनों हेड में ना इनकम एक ही तरह से कंप्यूट होती है, वो सिखाएंगे हम जब हेड समझ आएगा। बिकॉज देयर इज नो बिल्डिंग, क्योंकि अगर खाली लैंड है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड का मैटर नहीं है। सेकंड वन बच्चों, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हम जानते हैं क्योंकि अगर कोई पर्सन सब लेटिंग करेगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। सबलेटिंग का मतलब होता है किराए पर ली हुई प्रॉपर्टी को फर्दर किराए पर देना, तो वो हम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे बच्चों। असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। द वर्ड ओनर इंक्लूड लीगल ओनर एज वेल एज डीम्ड ओनर। तो ये डीम्ड ओनर क्या होता है हम सेक्शन 27 पढ़ेंगे कि किस पर्सन को लीगल ओनर ना होने के बावजूद प्रॉपर्टी का क्या माना जाता है? डीम्ड ओनर। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग need not also be owner of land upon which it stands। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स में दुकान खरीदता हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकान खरीदता हूं, या किसी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीदता हूं, तो क्या लैंड का ओनर मैं हूं? आप कहोगे नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप उस फ्लैट या दुकान को किराए पे चढ़ाएंगे तब भी वो यही असेस होगी। जो पर्सन बिल्डिंग का ओनर है जरूरी नहीं वो लैंड का भी ओनर हो। आगे, द असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और ये भी शर्त है कि असेसी प्रीवियस ईयर में ओनर होना चाहिए। इट इज इमटेरियल दैट ही इज ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन द असेसमेंट ईयर। जैसे मान लो हमारा प्रीवियस ईयर 21-22, उसकी इनकम आप 22-23 में निकाल रहे हो, लेकिन 22-23 में तो आप उस मकान को बेच चुके हो, तो 22-23 में बेचा है ना, 21-22 में तो आपने इनकम कमाई थी, 21-22 में तो आप प्रॉपर्टी के क्या दे, तो बस आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी, वो तो नेक्स्ट ईयर आपने सेल किया है। और थर्ड वन बच्चों, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर असेसीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। जो प्रॉपर्टी है वो असेसी के अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होनी चाहिए। The property may be used for any purpose, but it should not be used by owner for the purpose of any business or profession carried on by him, the profit of which is chargeable to tax। क्यों? क्योंकि वो तो फिर पीजीबीपी हेड का मैटर हो जाएगा। फर्स्ट बच्चों नोट, however where the property is occupied for the purpose of any business or profession carried on by him, the profit of which is chargeable to tax as profit or gains of business or profession, annual value of such property would not be chargeable to tax under the head income from house property। obvious सी बात है, आप बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो तो पीजीबीपी हेड में असेस होगी, तो सेम को कहां असेस नहीं किया जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। और सेकंड वन बच्चों, properties of an assessee engaged in the business of letting out of property chargeable under the head
पीजीबीपी। ये केस लो का इन्होंने रेफरेंस दे रखा है, हमें केस लो याद नहीं रखना। रायला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी का मतलब होता है बच्चों कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 2016 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब बच्चों सेक्शन 23 स्टार्ट हो जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में हमें पता है सबसे पहले जीएवी निकालेंगे, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड लेस करेंगे, एनएवी आएगी। कुछ और चीजों का ट्रीटमेंट सीखते हैं, अनरिलाइज रेंट, वो भी 23 का मैटर है, क्योंकि अनरिलाइज रेंट कहां से लेस करते हो? एक्चुअल रेंट में से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट मीन रेंटल इनकम। कोई पूछे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का मतलब रेंटल इनकम, मैं कहूंगा नहीं नहीं, एनुअल वैल्यू पहले कंसीडर होगी। इट कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। Annual value means sum for which property might reasonably be expected to let from year to year, जो ऊपर बेसिस ऑफ चार्ज में लाइन आई थी कि एनुअल वैल्यू किसको भी कंसीडर करती है कि प्रॉपर्टी को कितने रुपए किराए पर ईयर टू ईयर चढ़ाया जा सकता है। इट मे नाइदर बी एक्चुअल रेंट डेराइव्ड नॉर म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इट इज समथिंग लाइक नोशनल रेंट which could have been derived and had the property been let out. It is calculated on the basis of inherent potential of house property to generate income. मतलब मेरे से कोई पूछे फिर क्या उसका मतलब म्युनिसिपल वैल्यू है, मैं कहूंगा नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं, हम प्रॉपर्टी की इनहेरेंट कैपेसिटी को देखेंगे कि उसकी इनहेरेंट पोटेंशियल क्या है जनरेट करने की और कमाया कितना जा रहा है, फिर दोनों में से जो ज्यादा वो जीएवी होती है, तो मतलब उनको कंसीडर किया जाता है। To find out annual value, first of all, we should calculate GAV. GAV can be calculated by considering 4 factors which are as under a 1 by 1. हर किसी को समझते हैं। तो बच्चों एक्चुअल रेंट तो हमने समझ लिया, अभी पढ़ूंगा भी सही। डी फैक्टो रेंट तो आया ही अभी है, हमने तो क्वेश्चन करती बार भी नहीं समझा। एक्चुअल में बच्चों अगर आप डी फैक्टो को देखेंगे ना तो उसका मतलब एक्चुअल ही होता है। तो ये टर्म क्या बनी, कई बार ना सामने वाला आपकी जगह जब किराए पर लेता है ना तो कुछ साथ में फैसिलिटी देता है। इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक गैस एजेंसी वालों ने ना हमारी दुकान किराए पर मांगी, उन्होंने वहां बुकिंग करने के लिए जगह चाहिए। अब उनकी पॉलिसी क्या है, कहते एक तो आपको 15,000 पर मंथ किराया देंगे, प्लस में आपको 2 गैस सिलेंडर हर महीने फ्री में आप फिल करा सकते हो। मतलब उसके जो पब्लिक से चार्जेस लेते हैं आपसे नहीं लिए जाएंगे, आपको ये हमारी तरफ से फ्री में मिलेंगे। तो मेरे से कोई पूछे कि आपको रेंट कितना मिल रहा है, मैंने कहा देखो 15,000 प्लस 2 गैस सिलेंडर, एक 750 का मान लेता हूं, मुझे क्या पता रेट का, 1500, तो 15,000 प्लस 1500 16, डेट इज डी फैक्टो रेंट। मतलब एक्चुअल रेंट वही लेंगे हम, एक बार पढ़ते हैं समझ आएगा बच्चों। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम टेनेंट एज रेंट during the previous year is called actual rent. If some facility are also provided to tenant, then amount of those facilities is subtracted from the amount received. The balance amount is treated as de facto. अभी ये भी बताता हूँ इसका मतलब क्या है, मैं पहले वो वाला एग्जांपल पढ़ा लूं कि जो गैस एजेंसी वाला है, फिर मैं इस लाइन का मतलब भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेनेंट हु इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गैस सिलेंडर, जो किराएदार है वो गैस सिलेंडर सेल करता है, मतलब एजेंसी है। Besides giving rent of 5,000 per month, give 5 gas cylinder every month free to the landlord, and value of each gas cylinder provided free of cost is 400. तो 400 into 5, 2,000 plus 5,000, 7,000. Then de facto rent shall be 5,000 plus 2,000, 7,000 per month. और ये जो ऊपर लिखा है वो मैं बताता हूँ बच्चों क्या होता है। मान लो हम किसी पर्सन से किराए पर जगह लेने गए, ठीक है, उसने हमसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल को एक्सक्लूड करके बताऊं या इंक्लूडिंग बताऊं। हमने कहा मतलब नहीं समझे, वो कहते सबमीटर लगा हुआ है, आपका बिल आएगा, अगर आप कहेंगे कि बिल आपका कोई लिंक नहीं है उससे तो मेरे को 5,000 पर मंथ दे देना, और अदरवाइज मैं ले लूंगा 4,500 पर मंथ प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। समझ गए ना, सामने वाला पर्सन आपको 2 ऑप्शन दे रहा है। तो डी फैक्टो रेंट का मतलब क्या है, मैंने कहा 5,000 पर मंथ वाला ठीक है कि जो बिल आएगा मेरे से मत बात करना, तो उसका बच्चों पहले महीने मैंने जो यूज किया सब मीटर के अकॉर्डिंग बिल आया 700 रुपए, तो डी फैक्टो रेंट होगा 4,300। अगर किराया सेपरेबल ना हो, वो पता ही नहीं लग सकता, वो कहते सब मीटर तो लगा ही नहीं हुआ, तो ये फिर आगे बढ़ेंगे, डेट इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट। उसको क्या बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट ना कई बार ऐसे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में रहते हैं कि जिनमें उन्होंने सारी फैसिलिटी दे रखी होती है, मतलब आप हर एक एसेट यूज कर सकते हो और प्लस में, या फिर हम होटल में जैसे रुकते हैं
तो वहां पर हमारे को सारी फैसिलिटी मिलती है, तो वो खाली बिल्डिंग का किराया थोड़ा ले रहे हैं, बल्कि उन फैसिलिटीज का भी किराया ले रहे हैं, तो वो कंपोजिट रेंट है जो सेपरेबल नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट कहती है फिर वो हाउस प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है। समझ गए ना, वो हम आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इन्होंने लाइन जो लिखी है वो दोबारा पढ़ता हूं। कहता है इफ सम फैसिलिटी आर आल्सो प्रोवाइडेड टू द टेनेंट then amount of those facility is subtracted from amount received, the balance amount is treated as de facto rent of the house property. आगे कहता है if tenant discharges some amount which is obligation of the landlord except municipal tax, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स तो अगर वो दे रहा है तो हम उसको वैसे ऐड नहीं करते, फिर म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन भी नहीं मिलती, then it will be added in the amount received from tenant to calculate de facto rent, जो ये एग्जांपल पढ़ा है। इसके बाद फेयर रेंट। फेयर रेंट इज द रेंट दैट कैन बी अर्न्ड बाय सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी इफ इट इज लेट आउट फॉर ए ईयर। इसी को तो फेयर रेंट कहते हैं। हमारे नेबरहुड में हमारे जैसी प्रॉपर्टी कितने रुपए किराए पर है, वो हमारी प्रॉपर्टी का क्या है, फेयर रेंट। और थर्ड वन बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू विच इज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी फॉर लेविंग म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। इसको कौन डिटरमाइन करता है, वो क्यों करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करने के लिए। इसी का परसेंटेज में तो म्युनिसिपल टैक्स जनरली चार्ज करते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस आर जनरली चार्ज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी बाय कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर। और लास्ट वन इज स्टैंडर्ड रेंट। कोई पूछे स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। इफ स्टैंडर्ड रेंट हैज बीन fixed for any property under the rent control act, owner cannot be expected to get a rent higher than the standard rent fixed under the rent control act, क्योंकि फिर ओनर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ पर कि वो उससे ज्यादा रेंट थोड़ा ले सकता है, इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट किससे ज्यादा नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड रेंट से। तो इसलिए तो उसमें लिखते हैं हायर फ्रॉम म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। और लास्ट है बच्चों, देयरफॉर दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एनुअल वैल्यू। तो हम ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे, ये बच्चों फॉर्मेट हमने सीखा था। तो जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सीधा कहेंगे कि सबसे पहले ये बताओ प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आती, तो एक्सपेक्टेड रेंट में होंगी दो चीजें, हायर फ्रॉम म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। और फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो ज्यादा बच्चों वो प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू। और अगर प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट में आती है तो एक्सपेक्टेड रेंट में हम लोग लिखते हैं हायर फ्रॉम म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग। और उसके बाद एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में से जो ज्यादा वो प्रॉपर्टी की बच्चों ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसके बाद बच्चों मैं ये कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पहली, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। बच्चों अगर आपका प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना बिजनेस है तो नो डाउट वो आपके लिए पीजीबीपी हेड में ही चार्जेबल होगी इनकम, जो भी आपको रेंट से होती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रखा है, एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए प्रॉपर्टी गुड्स है बच्चों। हम लोग बिजनेस में गुड्स किसको बोलते हैं, जिसमें हम डील करते हैं। तो अगर आप बात करो कि एक डीलर है, उसने अभी अभी एक मकान बनाया है, तो वो प्रॉपर्टी उसने अपने पास रख रखी है कि अभी कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, इसलिए वो स्टॉक इन ट्रेड हो गई। तो हमें यहाँ पर सीखना क्या है कि उस डीलर को उस प्रॉपर्टी को कल को किराए पे चढ़ाना पड़ता है, या जब तक वो प्रॉपर्टी को अनऑक्यूपाइड रखेगा। ऐसा क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने मान लो एक मकान बनाया, अब मैं उसको बेचना चाहता हूं, मैं जिस रेट पर बेचना चाहता हूं अभी उसका कस्टमर नहीं आ रहा, तो जल्दी मैं उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाऊंगा ही नहीं। आप सोचेंगे क्यों बच्चों, नए मकान की कीमत अलग मिलती है, सेकेंड हैंड हाउस की कीमत अलग मिलती है। अगर आपने एक बार हाउस को किराए पे चढ़ा दिया तो वो यूज्ड हाउस हो गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी। सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी के वो रेट नहीं मिलेंगे जो आपको न्यू प्रॉपर्टी के मिलेंगे। तो इसलिए बच्चों आपने समझना है कि डीलर लोग बहुत बार प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं चढ़ाते। प्रॉपर्टी तैयार है बेचने के लिए, लेकिन किराएदार आ रहा है, लेकिन हम नहीं चढ़ाना चाहते क्योंकि हम एज इट इज फ्रेश सेल करनी। तो गवर्नमेंट ने ना अभी नीचे इसमें बेनिफिट भी दे रखा है वैकेंसी का कि 2 साल तक वैकेंट रहा तो हम नेट एनुअल वैल्यू को नील मानेंगे, लेकिन 2 साल के बाद क्या करेंगे वो समझाऊंगा। तो अभी सिर्फ ये समझो कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, मतलब लेटिंग आउट करना आपका बिजनेस नहीं है, आपका काम है प्रॉपर्टी डील करते हो, बेचते खरीदते हो, बनाकर बेचते हो, तो इन दैट केस वो जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है कल को रेंटल,
वो किस हेड का मैटर है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसकी भी जीबीपी की इनकम नहीं होगी। 2016 से पहले लेटिंग आउट अगर आपका मेन काम भी होता था ना, तो भी वो उसको हाउस प्रॉपर्टी में करते थे। फिर कोर्ट की जजमेंट आई तो वो वाला केस वहां चला गया, और सिंगल यहाँ रह गया कि जो लोग प्रॉपर्टी में डील करते हैं, जिनका काम है प्रॉपर्टी खरीद कर बेचना, बनाकर बेचना, उनके लिए ये इनकम इसी हेड में चार्जेबल होगी। पर बच्चों इसके बाद अगर प्रॉपर्टी वैकेंट रहती है पार्ट ऑफ द ईयर, अगर पूरा ईयर वैकेंट रहती है तो कैसे करना है वो भी समझते हैं, और फिर हम समझ लेंगे कि अगर प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इज वैकेंट पार्ट ऑफ द ईयर। तो बच्चों हमने ना इसको 3 सिचुएशन करके पढ़ा है। अब मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पहले समझना कि हमने पढ़ा कैसे था। मैंने कहा था टेक एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड। एक्चुअल रेंट को कहां का लो? लेट आउट पीरियड का। दूसरे नंबर पे टेक एक्सपेक्टेड रेंट फॉर फुल ईयर, और एक्सपेक्टेड रेंट को क्या करो? पूरे साल का लो। अब आप कंपेयर करो सिचुएशन फर्स्ट, एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का, क्योंकि आपने वही लिया है, ग्रेटर है एक्सपेक्टेड रेंट फॉर होल ईयर, देन एक्चुअल रेंट विल बी ग्रोस एनुअल वैल्यू। दूसरे नंबर पे सिचुएशन सेकंड, अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से एंड इट इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ बच्चों वैकेंसी के कारण है, देन AR विल बी GAV। तीसरी सिचुएशन है बच्चों एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट एंड इट इज नॉट ओनली ड्यू टू वैकेंसी, और ऐसा सिर्फ वैकेंसी के कारण नहीं है, देन एक्सपेक्टेड रेंट फॉर फुल ईयर विल बी ग्रोस एनुअल वैल्यू। इसको लॉ में कैसे लैंग्वेज में दे रखा है पढ़ते हैं बच्चों, ये पहले हमने सिंपलीफाइड कर लिया। अब बच्चों मुझे ये बताना है कि अगर एक पर्सन दिखाता है कि मेरा मकान पूरा साल वैकेंट रहा, तो गवर्नमेंट कहती है फिर उस केस में हम ये आपका बेनिफिट नहीं रखेंगे वैकेंसी वाला। उस केस में ये माना जाएगा जैसे आपका हाउस डीम्ड टू बी लेट आउट था। ऐसा पता है कोई पर्सन कब करता है? जब उसके 2 मकान तो पहले से सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक और मकान है उसका, वो जानबूझकर दिखाता है ये पूरा साल वैकेंट था। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर वो पूरा साल वैकेंट था तो हम उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे, ताकि लोग इस तरह से मिस यूज ना कर सके। अगर बच्चों मेरे पास 2 मकान है और दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैं वैकेंट क्यों दिखाऊंगा जब गवर्नमेंट ने मुझे बेनिफिट दिया है कि उसकी नेट एनुअल वैल्यू को नील माना जाएगा। कौन सा मेरी उसमें इनकम आ रही है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई पर्सन हाउस को पूरा साल वैकेंट दिखाता है तो उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। उसके एक्सपेक्टेड रेंट को ही उसके हाउस की GAV माना जाएगा और आगे प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन जो पर्सन प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखते हैं, प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखने का मतलब है कि आपने अभी अभी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की लेकिन नहीं सेल हुई, जिस रेट पर आप बेचना चाहते हो नहीं मिल रहा अभी कस्टमर, तो आप वेट ही तो करोगे। अब वेट कर रहे हो, चढ़ा नहीं रहे किराए पर। बच्चों यहाँ लोग हैं फ्लैट बनाकर बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टी। अब फ्लैट बनते हैं, जल्दी से कस्टमर आता नहीं, लेकिन वो ये नहीं करते फ्लैट को किराए पे चढ़ा। मैंने बोला है न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी और सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी में रेट का फर्क है, सिंपल सी बात है। जो तो वो डीलर कभी नहीं चाहेगा कि प्रॉपर्टी को पहले क्या दे दें? किराए पर। तो यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है सुनना, ये ऊपर वाला पढ़ता हूं पहले, ये वैकेंसी का है। वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज वैकेंट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। एक्चुअल रेंट किसका लेंगे? लेट आउट पीरियड का। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का। इफ एक्चुअल रेंट इज हायर देन इट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इफ ओइंग टू वैकेंसी, वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब इन दोनों केसेस में तो समझो एक्चुअल रेंट ही होगा, अदरवाइज वैकेंसी के कारण नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसे आगे बढ़े हम। इफ एनी हाउस इज लाइंग वैकेंट फॉर फुल ईयर
then it will be considered to be deemed to be let out. And income shall be computed in similar manner as in case of let out house. Expected rent shall be considered to be gross annual value. अगर आपकी प्रॉपर्टी पूरा साल आप दिखाते हो वैकेंट है तो गवर्नमेंट कहती है फिर हम तो उसको डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। लेकिन इसी के बाद ये एक सेक्शन बनाया 23(5), सुनना क्या कहता है, where the property consisting of any building or land appertaining thereto is held as stock in trade and property or any part of the property is not let during the whole of the previous year, पूरा साल किराए पे चढ़ा ही नहीं, the annual value of such property or part of the property जिसको आपने नहीं चढ़ाया for the period of 2 year, part of the property पता है क्यों कहते हैं बच्चों, कई बार क्या होता है आपकी प्रॉपर्टी उसमें आपने 4 फ्लैट बना दी, अब 4 फ्लैट में से एक फ्लैट जो है वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करके बैठ गए, लेकिन बाकी तीनों फ्लोर आपने बेचने हैं, अभी न्यूली बिल्ड है, तो आप उसको क्या नहीं कर रहे, किराए पे नहीं चढ़ा रहे, तो वो आपका पूरा मकान थोड़ा है, मकान का क्या है, पार्ट है। समझ गए ना, मतलब आप फ्लैट बनाते हो बच्चों तो वो यूनिट बन जाती है हाउस के अंदर। तो उसने क्या कहा है कि अगर पूरा हाउस, पूरी प्रॉपर्टी या एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट ड्यूरिंग द होल ऑफ प्रीवियस ईयर, एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल तक, उस ईयर को भी छोड़ दो जिस दिन कंप्लीट हुई है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑब्टेन फ्रॉम द कंपीटेंट अथॉरिटी। मतलब वो पर्सन प्रॉपर्टी को बना रहा था, उसको जब कंपीटेंट अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट मिल गया कि कंप्लीट हो गई है, उस ईयर को भी छोड़ दो और उससे अगले 2 साल तक भी अगर वो प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं चढ़ाता तो उसकी एनएवी को क्या मान लिया जाएगा, नील। गवर्नमेंट उसको बेनिफिट दे रही है लेकिन सिर्फ 2 साल तक, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑब्टेन, जिस ईयर कंप्लीट हुई उसके अगले 2 साल तक भी प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं चढ़ाता वो डीलर जिसने प्रॉपर्टी को बनाया है, तो गवर्नमेंट कहती है एनएवी को नील मानेंगे, लेकिन उसके 2 साल के बाद तो फिर उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट हो और पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो हमें पता है हम क्या करते हैं बच्चों, अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक्चुअल रेंट तो लेंगे लेट आउट पीरियड का, एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे पूरे साल का, और दोनों में से जो ज्यादा है that will be called gross annual value. If the single unit of a property is self-occupied for part of the year and let out for remaining part of the year, then expected rent for whole year shall be taken for determining gross annual value. Expected rent पूरे साल का compare करेंगे actual rent for let out period, और दोनों में से जो ज्यादा होगा वो प्रॉपर्टी की क्या मानी जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसमें से फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड लेस कर देंगे, एनएवी आ जाएगी। तो हमने यूं ही पढ़ा था। और अब उसके बाद बच्चों म्युनिसिपल टैक्स कैसे आपके लॉ में दे रखा है पहले वो समझना। प्रॉपर्टी टैक्सेस बोल लो, म्युनिसिपल टैक्सेस बोल लो, आर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम जीएवी। हमने तो सिर्फ इतना करके पढ़ा था, म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पर अलाउड होता है और पेड किया हो ओनर ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस ईयर से रिलेटेड है। तो अब देखो ये लॉ की लैंग्वेज में कैसे देता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस आर अलाउएबल एज डिडक्शन फ्रॉम जीएवी। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से एक ही डिडक्शन मिलती है म्युनिसिपल टैक्स पेड की, सब्जेक्ट टू कौन सी 2 शर्तें हैं। पहली, इट शुड बी बोर्न बाय द असेसी। ये कौन पे कर रहा हो, ओनर। टेनेंट पे करेगा तो नहीं मिलेगी डिडक्शन। और इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और आपने इसको एक्चुअल में पे किया है, सिर्फ ड्यू हुआ है तो थोड़ा मिल जाएगी, इसलिए लिख रहा है प्रॉपर्टी टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी फॉर ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर आर नॉट पेड ड्यूरिंग दैट ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दैट ईयर। However, if in any subsequent year arrears are paid, then amounts of paid is allowed as deduction in computation of income of house property of that year. अब पुराना म्युनिसिपल टैक्स इस साल पे कर रहे हैं तो आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसलिए कह रहा है thus we find that irrespective of previous year in which liability to pay such taxes arises according to the method of accounting regularly employed by the owner, deduction in respect of such taxes will be allowed only in the year of actual payment. और अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो हमने ऐसे पढ़ा था बच्चों, उसका कंप्यूटेशन वैसे ही करते हैं जैसे प्रॉपर्टी इंडिया में हो। तो अगर आप वहां की लोकल अथॉरिटी को म्युनिसिपल टैक्स पे करेंगे तो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर बच्चों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है,
जिसकी एनएवी नील है, तो उस केस में आप कहें म्युनिसिपल टैक्स, तो उसकी रिडक्शन कैसे मिल सकती है जब उसकी नेट एनुअल वैल्यू ही 0 है। और इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ अनरिलाइज रेंट। अनरिलाइज रेंट का मतलब होता है जो रेंट हमें वसूल नहीं हुआ, मतलब हमारी किराए पे प्रॉपर्टी रही, टेनेंट ने जगह यूज की लेकिन बाद में किराया नहीं दिया। तो इसके लिए ना रूल 4 की कंडीशन दे रखी है। ये रूल 4 किसके हैं? इनकम टैक्स रूल्स 1962। हमारे को इतना डीपली जाना नहीं है, लेकिन मैं आपको हर जगह बताता रहूंगा ताकि आपको पता हो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अलावा क्या है? इनकम टैक्स रूल्स 1962। जहां गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सक्लूसिव पावर हमारे पास रहनी चाहिए, हम जब चाहें इसमें चेंज कर सकें, उसको बच्चों गवर्नमेंट रूल में ले आती है। तो उन्होंने इसके लिए रूल 4 बना रखा है। अब रूल 4 क्या कहता है सुनना। टेनेंसी इज बोनाफाइड। जो टेनेंट है वो एक वास्तविक पर्सन है। बोनाफाइड का मतलब वही होता है जो आपका डी फैक्टो का होता है, इन रियलिटी की एक्चुअल में पर्सन है, रियल है वो। दूसरा, टेनेंट ने जगह खाली कर दी है या आपने स्टेप ले लिए हैं उससे जगह खाली करवाने के, उस टेनेंट ने आपके अंडर कोई और बिल्डिंग को ऑक्यूपाई नहीं कर रखा और एसएससी ने सारे रीजनेबल स्टेप ले लिए हैं उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग के, ताकि रिकवरी हो सके। या फिर उसने सेटिस्फाई कर दिया असेसिंग ऑफिसर को कि लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। जैसे उस पर्सन की डेथ हो गई, उसकी फैमिली के पास पहले अपनी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो हमारा रेंट कहां से पे कर देंगे? तो कोर्ट केस करना तो गलत है, फायदा ही नहीं है उसका कोई। तो उस केस में आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और सबसे खास बात सबसे लास्ट नोट में लिख रखी है, मान लो क्वेश्चन में सिर्फ अनरिलाइज रेंट दे रखा है तो माना जाएगा रूल 4 की सारी कंडीशन पूरी है, तो आपको सीधा रिडक्शन मिल जाएगा। एक बार बच्चों हम लोग एक्चुअल रेंट पे आए, क्योंकि आपका अनरिलाइज रेंट आपके एक्चुअल रेंट में से लेस होता है और उसको लेस करने के बाद आपकी जीएवी आ जाती है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड लेस करते हैं, एनएवी आ जाती है। फिर एनएवी के बाद उसमें से दो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24, ए और बी। तो सबसे पहले ए समझते हैं फिर बी समझेंगे। ए है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये गवर्नमेंट अलो करती है 30% ऑफ एनएवी। इसमें सारे खर्चे कवर हो जाते हैं आपके म्युनिसिपल टैक्स पेड और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को छोड़कर। इसलिए किसी भी और खर्चे की एक्चुअल बेसिस पर रिडक्शन मिलने ही नहीं वाली। इट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू irrespective of actual expenses paid by एसएससी। और आगे कहता है एसएससी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30% इन द फॉलोइंग केसेस एज एनुअल वैल्यू इटसेल्फ इज निल। मतलब समझो बच्चों, गवर्नमेंट कह रही है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना वो 30% अलाउड होगी। और ये कब कब अलाउड नहीं होगी? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट कर रहे हो और 2 साल तक आपने किराए पे ही नहीं चढ़ाई, तो उसकी एनएवी नील है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी है, एनएवी 0 है, तो आपको कैसे मिल जाएगी बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन? तो इसलिए वो 2 केसेस समझाए हैं। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हमने इसके रिगार्डिंग पता क्या पढ़ा है? इसमें 2 चीजों की डिडक्शन मिलती है। पहला, इंटरेस्ट ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और 1/5 ऑफ टोटल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रायर टू कंप्लीशन ईयर। याद रखना है, कंप्लीशन डेट नहीं बोल रहा, कंप्लीशन ईयर वाले इंटरेस्ट की रिडक्शन तो उसी ईयर में मिल जाएगी। उससे पहले वाले जो टोटल इंटरेस्ट की रिडक्शन है वो 1/5 करके गवर्नमेंट 5 साल तक अलाउड करेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर पता है क्या कह रहा है? इंटरेस्ट एट्रीब्यूटेबल टू पीरियड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें ये बताना चाहता है इट मे सो हैपन दैट मनी इज बोरोड अर्लियर, एक्विजिशन और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन सब्सिक्वेंट ईयर, मीनवाइल इंटरेस्ट बिकम्स पेएबल। तो वो जो आप इंटरेस्ट पहले के पीरियड का पे कर रहे हो किससे? प्रायर टू द previous year in which property is acquired, constructed, will be aggregated and allowed in 5 successive financial year starting from the year in which acquisition construction was completed। आप कहोगे सर आप तो बार बार कंस्ट्रक्शन कहते थे, नॉर्मली तो बच्चों कंस्ट्रक्शन में ही तो टाइम लगता है, एक्विजिशन में पता कैसे टाइम लगता है? मैं ना सन सिटी गया, वहां ना एक फ्लैट बन रहा था, तो मेरे को वो पसंद आ गया, तो मैंने कहा ये फ्लैट परचेज करना है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने कहा पैसे दे दो और आपका ये फ्लैट हो गया, आपको 3 साल बाद पोजेशन दे देंगे। बच्चों फ्लैट की पोजेशन बनने के बाद मुझे मिलेगी और मैंने लोन लेकर वो फ्लैट परचेज कर लिया। अब मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उसकी तो अभी मुझे पोजेशन ही नहीं मिली क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है।
तो उसका जो इंटरेस्ट है वो मेरे को कहीं अलाउड थोड़ा होगा, लेकिन उस इंटरेस्ट को मेरे को एग्रीगेट करने दिया जाएगा। जिस ईयर में मुझे एक्विजिशन मिलेगी उस ईयर से वो 1/5 वाला इंटरेस्ट पुराने वाला मुझे अलाउड होना शुरू हो जाएगा और 5 साल तक मिलेगा। तो ये कहता है इंटरेस्ट विल बी एग्रीगेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच हाउस इज कंप्लीटेड, नोट टिल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लियरली बता रहा है, कंफ्यूजन नहीं रखनी। अगर मेरा हाउस 31 दिसंबर 2020 को कंप्लीट हुआ है तो गवर्नमेंट कहती है 20-21 का इंटरेस्ट तो 20-21 में अलाउड होगा। आप बात करो 19-20 तक के इंटरेस्ट की, प्रायर टू कंप्लीशन ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट की। और बच्चों हमें पता है 24B कहता है इंटरेस्ट की डिडक्शन किस बेसिस पर मिलेगी, अक्रूवल बेसिस पर, एक्चुअल में पेड नहीं कंसीडर्ड होगा। सेकंड, मान लो बच्चों मैं किसी से प्रॉपर्टी खरीदता हूं, वो पर्सन मेरे को कहता है आप पैसे किस्तों में दे दो, बाहर से लोन लेने की बजाय मेरी तरफ से लोन हो गया और साथ साथ ब्याज लेता रहेगा। तो एक तरह से उस केस में जो सेलर है जिसने मेरे को हाउस बेचा है उसको आप लेंडर की तरह ट्रीट करो, जिसने मेरे को इनडायरेक्टली उधार भी दे दिया। जैसे मान लो बच्चों 50 लाख का मकान था, उसने मेरे को कहा आप 10-10 लाख करके पे करो और प्लस में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका इंटरेस्ट पे करो। तो क्या उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? गवर्नमेंट कहती है हाँ। जब वो इनडायरेक्टली लोन जो है वो आपके सेलर ने दिया है तो वही लेंडर है और आप बायर बोरोवर है, तो आपको उस इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिलेगी। और क्योंकि बच्चों इंटरेस्ट की डिडक्शन ड्यू बेसिस पर मिलती है, तो आपने किसी पीरियड का इंटरेस्ट नहीं दिया तो अगले वाले पीरियड में उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग गया तो वो अलाउड नहीं होगा। और अगर आपने पुराने लोन को रीपे करने के लिए नया लोन लिया है और आप इसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देते हो कि सच में ही पुराने लोन को रीपे करने के लिए नया लोन लिया है, तो नए लोन का इंटरेस्ट भी आपका डिडक्टेबल होगा। और अगर आपने लोन लेने के लिए कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे की है वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जो डिडक्शन बोली है सिर्फ वही लेस होंगी। और इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी फुली क्लेम्ड इन दैट ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन। जिस ईयर कंप्लीट हुआ है उस ईयर का इंटरेस्ट तो उसी साल अलाउड हो जाएगा, प्रायर में कवर थोड़ा होगा वो। और इसके बाद बच्चों है प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कई बार पता है क्या होता है बच्चों, हम पूरा साल प्रॉपर्टी को अनऑक्यूपाइड रखते हैं। जैसे मान लो मेरी जॉब लग गई पुणे और मैं हूं रोहतक से, तो मैंने अपना मकान किराए पे नहीं चढ़ाया, अपनी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हो गया या मुंबई चला गया, मैं मेरी वहां पर 3 साल के लिए ट्रांसफर किया है मेरे को। तो ये मकान जो मेरा अनऑक्यूपाई है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि मैं 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता हूं। और उस केस में उसकी एनएवी क्या होगी, नील। उसकी नेट एनुअल वैल्यू को क्या कंसीडर किया जाएगा, नील। और आप मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हो, 2 को। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी के अंदर ही 4 यूनिट है तो वो चारों की चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, क्योंकि वो एक ही हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये थोड़ा कि ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो गवर्नमेंट कहे कि 4 यूनिट आप चूज कर लो, 2 ऑक्यूपाई कर सकते हो, 2 को तो किराए पे ही देना पड़ेगा। नहीं बच्चों, वो सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है, आप 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हो, उसकी एनएवी नील मानी जाएगी। और इसके जस्ट आगे बच्चों डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड में, सिर्फ किसकी डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट की। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट सेम वे में कंप्यूट होता है, लेकिन डेट रेलेवेंट है। अगर लोन 1/4/1999 से पहले लिया है तो मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट की कितनी है बच्चों, 30,000 बच्चों। और अगर लोन 1/4/1999 के बाद लिया है या 1999 को लिया है एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, और एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन का पीरियड 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चनों में कभी नहीं मिलता, माना जाता है 5 इयर्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वाज बोर्ड। जिस ईयर में लोन लिया था उसके अगले 5 सालों में भी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, तो आपके लिए इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट कितनी है। लेकिन अगर आपने रिपेयर, रिनोवेशन, एक्सटेंशन के लिए लोन लिया है या फिर ऊपर वाले 5 साल के बाद आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों, 30,000। और जो सीलिंग लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। और गवर्नमेंट कहती है 2 लाख वाली डिडक्शन लेनी है ना,
और आपने जिससे लोन लिया है उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने वाकई में ही उसको इंटरेस्ट पे किया है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो ऑर्गेनाइज सोर्स होना चाहिए, जहां से अगर मान लो मैंने किसी बैंक से लोन लिया है तो वो तो पूरा ऑर्गेनाइज सोर्स से हो गया, लेकिन ऐसे ही मैं कहूं कि मैंने तो अपने अंकल से लोन लिया था, तो ले तो कहीं से भी सकते हो, लेकिन फिर उससे क्या लेना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट, ताकि वाकई में ही वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई है। अगर आप 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की क्या चाहते हो, डिडक्शन, तो बिना कई क्वेश्चन में माना जाता है सर्टिफिकेट उसने रिसीव कर लिया होगा। और इसके बाद है बच्चों, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ए पोर्शन लेट आउट एंड ए पोर्शन, तो हमें पता है बच्चों दोनों का अलग अलग कंप्यूटेशन होता है। लेट आउट की तो अपनी पूरी कंप्यूटेशन होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनएवी क्या हो जाएगी, नील। मतलब आपको पूरी प्रॉपर्टी को सिंगल यूनिट नहीं मानना, म्युनिसिपल वैल्यू उसी अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। जैसे आप मेरे को कहते हो प्रॉपर्टी में 2 यूनिट हैं, 60% पोर्शन, 40% पोर्शन, 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 40% लेट आउट है, तो मैं 60% का अलग कंप्यूट करूंगा, 40% का अलग करूंगा, और म्युनिसिपल टैक्स पेड को भी इसी बेसिस पर बांट दूंगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, आपने उसको किराए पे चढ़ा रखा है, तो समझो बच्चों आप इनकम कमा तो बाहर से रहे हो, तो उस केस में क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने कि अगर आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, रेजिडेंशियल स्टेटस का हम इससे अगला चैप्टर वही पढ़ेंगे बच्चों टैक्स, तो अगर आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो उस केस में चाहे आप बाहर से इनकम कमाओ, वो आपकी इंडिया में टैक्सेबल होती है, चाहे आपको वो रेंट यहाँ रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ। कमाया बाहर से है वो तो पता ही है, प्रॉपर्टी बाहर है। लेकिन अगर आप इंडिया में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, तो वो बाहर वाली इनकम इंडिया में तभी चार्जेबल होगी जब वो रेंट रिसीव्ड इंडिया में हुआ होगा। क्योंकि वहां हम ये सीखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में कि अर्नड या रिसीव्ड में से एक भी चीज इंडिया में हो गई तो चाहे वो पर्सन इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो, वो इनकम इंडिया में उसके लिए टैक्सेबल होगी। अब बच्चों ये पॉइंट समझने हैं, ये पता है क्या बता रहे हैं, आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और वो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दी, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, वेयर द असेसी ओन्स मोर देन 2 प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो गवर्नमेंट कहती है कि किन्हीं 2 प्रॉपर्टी की इनकम असेसी की ऑप्शन पे क्या मान ली जाएगी, नील, एनएवी नील हो जाएगी उसकी, और जो बाकी प्रॉपर्टी है वो डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। ऑप्शन ईयर टू ईयर आप चेंज कर सकते हो। डीम टू बी लेट आउट में एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो किराए पे चढ़ा ही नहीं रखी। म्युनिसिपल टैक्स पेड आपका लेस होगा बच्चों डीम टू बी लेट आउट में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी एनएवी नील होती है। और हाउएवर इफ असेसी हैज हाउस प्रॉपर्टी व्हिच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 रेजिडेंशियल यूनिट, और सारी की सारी यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसको एंटायर हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील होगी। तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, वो एक ही प्रॉपर्टी है, 1 ही रेजिडेंशियल यूनिट मानी जाएगी। मतलब एक मकान में 10 आपने पोर्शन बना रखे हैं अलग अलग, और मकान की रजिस्ट्री एक ही है, तो उसको एक ही हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, 2 नहीं माना जाएगा बच्चों। और आगे बता रहा है, इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्वेश्चन ऑफ कंसीडरिंग एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल डज नॉट अराइज, क्योंकि एक्चुअल रेंट आएगा कहां से, और कंसिक्वेंटली नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिमेन्ड वैकेंट अनरिलाइड रेंट। है ही सही, मेरे पास 3 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें से एक प्रॉपर्टी मेरी 6 महीने वैकेंट रही, क्योंकि रीजन क्या था कि मैं आउट स्टेशन था, दूसरी प्रॉपर्टी में था, तो वो प्रॉपर्टी तो खाली रही। तो गवर्नमेंट कह रही है हम इसको डीम टू बी लेट आउट मान रहे हैं, इसके एक्सपेक्टेड रेंट को कंसीडर कर रहे हैं, एक्चुअल रेंट तो कंसीडर ही नहीं होना, तो उसमें वैकेंसी है तो फर्क क्या पड़ता है। तो आज बच्चों यहीं तक करा देता हूँ, सेक्शन 25, 26, 27 नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन 25, इनएडमिसिबल डिडक्शंस। पहले हम समझते हैं कि ये क्या है, फिर यहां से पढ़ेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बच्चों चाहे प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो और चाहे लेट आउट, हमें ये पता है कि उसकी रिडक्शन सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट ने बनाया सेक्शन 25, कहा कि अगर यही इंटरेस्ट आप इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो और उस पर्सन का यहाँ कोई एजेंट नहीं है, एजेंट का मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव का। बच्चों अगर मैं इंडिया में किसी से उधार लेकर उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ना, और मैंने उसका टीडीएस नहीं काटा, तो गवर्नमेंट मेरा खर्चा यहाँ डिसअलाउड नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट उससे अपने आप रिकवर कर लेगी। मेरे ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी वो अलग चीज है कि मैंने टीडीएस नहीं काटा,
लेकिन सेक्शन 25 कह रहा है कि अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर पेमेंट की जिसका यहाँ कोई एजेंट नहीं है, तो आपको उस केस में उस इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे उस पर्सन ने आपको एश्योर किया था कि वो अपना टैक्स अपने आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। ये मैटर नहीं करता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते। तो देखो कैसे लिखा है, 2 ही लाइन में उन्होंने लिख रखा है इसको, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, जो इंटरेस्ट हमारा अलाउड है विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ, 2 ही बात लिखी है, टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट, आपने टीडीएस नहीं काटा बच्चों उसमें से, और देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, और आप यूं समझो कि वो जो नॉन रेजिडेंट है जिसको आपने इंडिया के बाहर पेमेंट की है, उस पर्सन का यहाँ कोई भी एजेंट नहीं है, तो सेक्शन 25 24 बी को ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड का मतलब है 24 बी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, वो तो सीधा कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन कैसे मिलेगी। 25 इंडिया के बाहर अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, तो उसके साथ कंडीशन लगा रहा है कि उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको उस इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा होगा ऐसे कि इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो आप समझ जाएंगे कि उस इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। इसके बाद बच्चों सेक्शन 25A, बच्चों हमने ना रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट तो पढ़ा है, मैं एक बार आपको रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट और बताता हूं, क्योंकि ये उससे स्लाइटली डिफरेंट है, ट्रीटमेंट दोनों का एक जैसा ही होता है, सेक्शन भी एक ही है। ऐसे बोलते हैं बच्चों, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। पहले पूरी बात समझेंगे फिर इनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ ट्रीटमेंट सिखा रखा है कि अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड का क्या ट्रीटमेंट करना है, लेकिन हमें बातें भी तो समझ आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले बच्चों मैं अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड की बात कर रहा हूँ। जनरली बच्चों अनरियलाइज्ड रेंट होता है ना, तो हमें उसकी डिडक्शन मिल जाती है, क्योंकि कोई स्क्रूटनी नहीं होती, लोग अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन लेते हैं। जैसे पीजीबीपी में बेड डेट की हम डिडक्शन लेंगे, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन होती है, इसको हम एक्चुअल रेंट में से लेस कर देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने रूल 4 की 4 कंडीशन बता रखी है, वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, लेकिन बिना कहे माना जाता है कि दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाई, तो हमें अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट की पहले डिडक्शन मिली हुई है और अब आपको वो अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड हो जाए, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड किया जाएगा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन इस अमाउंट रिसीव्ड में से घटाने के बाद। मतलब जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हो रहा है उसमें से 30% की गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट को एक्चुअल रेंट में से घटाया गया था, तो अगर उस टाइम पे एक्चुअल रेंट ही जीएवी बना तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन उसी प्रोपोर्शन में कम मिली हुई है, और अब आपका अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड हो गया, तो गवर्नमेंट एसएससी को बेनिफिट देते हुए कह रही है कि हम फुल अमाउंट आपका ऐड नहीं करेंगे इनकम में, बल्कि 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद जो अमाउंट रहेगा उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करते हैं। लेकिन बच्चों अगर सिचुएशन ऐसे हो, अनरियलाइज्ड रेंट था 30,000, डिडक्शन मिली थी 20,000 रुपए की, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया था पूरे 30 की डिडक्शन अलो करने में, हमारी कंडीशन वैसे ही पूरी नहीं थी। अब कल को हमें रिकवरी हो गई 25,000 रुपए की, तो गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि 30,000 अनरियलाइज्ड रेंट था, 20,000 की डिडक्शन मिली थी, तो 10,000 की तो डिडक्शन ही नहीं मिली थी। जिस अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिली हुई वो आपका दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू में पहले अमाउंट ऐड है, उसकी अनरियलाइज्ड रेंट को घटाने नहीं दिया गवर्नमेंट ने, और अब वो रिकवर्ड हो गया जो हमारा पहले नहीं मिला था, तो दोबारा कैसे गवर्नमेंट टैक्सेबल कर सकती है? तो गवर्नमेंट कहती है आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, टोटल अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड माइनस डिडक्शन नोट अलाउड अर्लियर, उसमें से लेस कर दो जिसकी आपको पहले डिडक्शन नहीं मिली थी।
जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा, जैसे 25 में से 10 घटा दूं तो 15,000, उसमें से 30% की डिडक्शन घटाने के बाद इनकम में ऐड करेंगे। अब ये चीज लैंग्वेज में कभी नहीं आ सकती, ये चीज तो प्रैक्टिकली करके ही समझ आती है। अब मेरे को आपको सिखाना है बच्चों एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव। इसको आप प्रैक्टिकली नहीं मिलता हमें क्वेश्चनों में, थियोरेटिकली ही पढ़ाते हैं बच्चों। मैं ना आपको एरियर और आउटस्टैंडिंग में डिफरेंस बता रहा हूं, आप सुनना। टैक्सेशन एरियर, जैसे मैं रेंट के बारे में बोल रहा हूं ना, ऐसे सैलरी की इनकम पढ़ेंगे ना तो उसमें एरियर ऑफ सैलरी आएगा, और वो पहली क्लास में ही आ जाता है। तो एक बार सुनना बच्चों, एरियर ऑफ रेंट क्या होता है, एरियर ऑफ सैलरी क्या होता है, तो आपको पूरा अच्छे से बात समझ आ जाएगी बच्चों। व्हेन रेंट इज रिलेटेड टू अर्लियर टू प्रीवियस ईयर बट इट वाज नॉट ड्यू एट दैट टाइम, जो रेंट है वो पिछले साल से पहले साल से रिलेटेड है किसी भी, और उस टाइम पे वो ड्यू नहीं हुआ था, सो इट वाज नॉट रिसीव, इसलिए हमें वो क्या नहीं हुआ था, मिला नहीं था। सो इट वाज नॉट टैक्सेबल, और उस टाइम पे इसलिए टैक्सेबल भी नहीं हुआ, ना ड्यू हुआ ना रिसीव्ड हुआ, तो कैसे टैक्सेबल हो जाता। तो गवर्नमेंट कहती है whenever arrear of rent will received it will become income of that previous year। तो अभी तक हमें एरियर ऑफ रेंट का मतलब तो नहीं समझ आया कि कैसे हो सकता है कि पास्ट से रिलेटेड है और पास्ट में ड्यू नहीं हुआ। बच्चों मेरे पास एक पर्सन टेनेंट है, मेरे हाउस में बैठा है 2014-15 से, हमने 5 साल का एग्रीमेंट किया था। तो बच्चों 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ये 5 साल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पूरे हो गए। वो मुझे किराया देता था 15,000 पर मंथ। 5 साल का हमने एग्रीमेंट कर लिया था बिना किसी इंक्रीमेंट के, मैंने अपनी जगह दे रखी थी किराए पर। अब 5 साल बाद मैंने उससे कहा कि मैं आगे भी आपको कंटिन्यू करना चाहता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा किराया इंक्रीज कर। उसने उस टाइम पे किराया इंक्रीज नहीं किया, बार बार मैं जाता वो पेमेंट मैं उठाना इसलिए नहीं चाहता, मुझे इतनी जल्दी टेनेंट मिलेगा नहीं। तो बच्चों आप यूं समझो कि ये जो 15,000 पर मंथ है ना, मैं उसको किराया 18,000 पर मंथ कह रहा था। तो 19-20 में उसने हर बार किराया मुझे 15,000 पर मंथ दिया। नॉन पर्सन है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि उसको उठाऊं कहीं नया किराएदार ना मिले। 20-21, 21-22, क्योंकि मैं अपने पे आता हूं, यहां भी उसने 15,000 पर मंथ दिया। मैंने 21-22 में उसको कहा मेरी जगह खाली कर दो, मेरी ये प्रॉपर्टी खाली कर दो। वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा मैंने कई बार कह दिया कि किराया अब मेरे को बढ़ा हुआ चाहिए। कहता नहीं फिर आप ले लो बढ़ाकर। मैंने कहा नहीं, मेरे को जगह आप खाली ही करानी है। कहता नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18,000 पर मंथ ले लो। मैंने कहा अगर मैं लूंगा तो मैं 1 अप्रैल 2019 से लूंगा बढ़ा हुआ किराया। मतलब अब मैं उससे एग्रीमेंट कैसे कर रहा हूं, 21-22 में कह रहा हूं कि मुझे बढ़ा हुआ किराया कब से चाहिए, 19-20 से चाहिए। तो बच्चों 19-20 और 20-21 की तो मैं रिटर्न भी भर चुका हूं, अपनी गवर्नमेंट को इनकम भी शो कर चुका हूं, और एक्चुअल में मैंने कमाई भी वही थी 15,000 पर मंथ। अगर उसी में 18,000 पर मंथ कर दे वो पर्सन तो 36,000 रुपए 19-20 के, 36,000 रुपए 20-21 के, ये दोनों के दोनों एरियर ऑफ रेंट हैं 21-22 में मेरे लिए, क्योंकि ये 19-20 और 20-21 में तो ड्यू ही नहीं हुए थे, ना ही मुझे मिले थे। तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। और ये अगर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर 21-22 में तो उसी साल इनकम में ऐड होगा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद। लेकिन क्वेश्चनों में नहीं मिलता क्योंकि बड़ा रेयर सिचुएशन होती है ऐसी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा बच्चों। यहां पर मान लेता हूं बच्चों 5 साल का हमारे बीच में एग्रीमेंट था, 15,000 पर मंथ किराए पे। 5 साल बीते, मैंने उसको कहा मेरी जगह खाली कर दो, उसने खाली करने से मना कर दिया, क्लियर मना कर दिया कि मैं खाली नहीं करूंगा। मैंने कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस कर दिया कि मेरी जगह खाली कराई जाए। अब बच्चों कोर्ट में ना सिर्फ आप ये समझो कि कुछ साल तक तो तारीख ही मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी प्रोसेस है, क्योंकि जो सामने वाला एडवोकेट है वो कहेगा अभी मैंने केस रीड नहीं किया, हमारे वाला एडवोकेट का भी डेट ले लेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें 2-3 साल तो ऐसे ही बीत जाते। तो अब यहाँ पर मेरे को मेरे अकाउंट में 15,000 पर मंथ हर बार किराया आ जाता है, क्योंकि अगर वो ये भी नहीं देगा तो फिर तो कोर्ट उसी टाइम मेरे फेवर में फैसला दे देगा। लेकिन मैं इंटेंशनली चाहता था किराया बढ़े, और अब मैंने उसको कहा था जगह खाली करे। मैंने उससे किराए बढ़ाने की कोई बात नहीं की थी, मैंने कहा था आप मेरी जगह खाली कर दो।
बच्चों 2 साल बीत गए, कोर्ट में सिर्फ तारीख पे हमें भी जाना पड़ता है, उन्हें भी जाना पड़ता है, फायदा कुछ हो नहीं रहा, और मुझे फ्यूचर में चढ़ाना किराए पर ही है। तो मैंने उस पर्सन से कहा कि अगर आप चाहेंगे तो मैं कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकता हूँ, बशर्ते मेरा किराया बढ़ा दिया जाए। और बढ़ाना कब से है? जब पुराना एग्रीमेंट ओवर हुआ था, मैं अगले 5 साल के लिए एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ। वो कहता है चलो ठीक है, मैं बैक डेट से बढ़वा देता हूँ। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उस अमाउंट को जो आपका पुराना मिलता है उसको एरियर कहते हैं, कि एरियर का पैसा मिला है। जैसे मैं सैलरीड पर्सन के बारे में बताता हूं बच्चों, और ये प्रैक्टिकली ट्रू है कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हुआ था 2006 में। हमारे यहाँ ना बच्चों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी सैलरी ना हर 10 साल बाद रिवाइज होती है, पे कमीशन लगता है और उनकी सैलरी रिवाइज होती है। तो 1 जनवरी 2006 में उनकी सैलरी को रिवाइज करना था, लेकिन गवर्नमेंट की सिचुएशन इतनी बेटर नहीं थी कि वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा सके। 2006 पास हो गया, 7 पास हो गया, 8 पास हो गया, अब आ गया 1 जनवरी 2009, इलेक्शन का ईयर था। अब इलेक्शन के ईयर में गवर्नमेंट को पता होता है कि सबसे वोट लेने हैं, तो उनके रिगार्डिंग आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2009 में पे कमीशन की रिकमेंडेशन मान ली और सैलरी को 2006 से बढ़ा दिया। अब जिनको 6 में, 7 में, 8 में सैलरी पुरानी मिली हुई है, उनको आप बढ़ी हुई सैलरी दे रहे हो। कब? 1 जनवरी 2009 से, मतलब जो 9-10 है आपका, या 8-9 लगा लो, आप पुराना एरियर दे रहे हो। तो ये एरियर जो इस ईयर का है, इस ईयर का है, इस ईयर में, उस टाइम पे तो ड्यू ही नहीं हुआ था। ड्यू नहीं हुआ था तो टैक्सेबल नहीं हुआ था। तो अब जब वो मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एरियर ऑफ सैलरी। ट्रीटमेंट बच्चों सैलरी हेड में पड़ेंगे। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, और मैंने इतनी देर लगाई है सिर्फ इसलिए ताकि आपको एरियर ऑफ रेंट समझ आ सके। 2 लाइन की बात है, सिंपल ऐसे बोलना है, when rent is related to earlier to previous year but it was not due at that time। आपका रेंट प्रीवियस ईयर से पहले किसी ईयर का है और उस टाइम पे ड्यू नहीं हुआ था, सो इट वाज नॉट टैक्सेबल इन दैट ईयर, इसलिए वो उस ईयर में क्या नहीं हुआ था? टैक्सेबल। सो whenever arrear of rent will received, it will become income of that previous year and it will be included in income from house property after allowing deduction under section 24A at the rate of 30%। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे। ये बच्चों आपका सेक्शन 25A है। इसमें देखो कितना सिंपल करके लिख रखा है, एज पर न्यू सेक्शन 25A। न्यू सेक्शन पता है क्यों लिख रहे हैं बच्चों? पहले ना इसमें 2 सेक्शन हो जाते थे, अनरिलाइज रेंट का अलग होता था, एरियर ऑफ रेंट का अलग होता था। बाद में इन्होंने एक ही बना दिया, तो इसलिए न्यू सेक्शन लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एरियर्स फ्रॉम टेनेंट और द अमाउंट ऑफ अनरिलाइज रेंट रियलाइज सब्सिक्वेंटली from a tenant by an assessee shall be deemed to be income from house property in the financial year in which such rent is received। जब ये मिलेंगे पैसे, उस ईयर की इनकम मानी जाएगी। shall be included in total income of assessee under the head income from house property। चाहे अब assessee उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है। न्यू सेक्शन 25A2 प्रोवाइड ए डिडक्शन ऑफ, याद ये रखना है कि चाहे अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड हो, चाहे एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड हो, उसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटानी है, रिमेनिंग अमाउंट को ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड किया जाएगा। और अब बच्चों इसके बाद हमने सीखना है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स। बच्चों हमने क्वेश्चन भी किया है, पहले समझाना चाहता हूं। इसमें बच्चों क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मतलब वो उसके ओनर होते हैं। उनका शेयर डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब पता क्या होता है बच्चों? कि मतलब एक तरह से उनका ऐसे नहीं है कि 2 ब्रदर हैं, एचयूएफ हुआ तो मतलब एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी है तो सबका शेयर हो गया। नहीं नहीं, यहाँ बात हो रही है 2 ब्रदर ने मिलकर जगह ली थी, 2 फ्रेंड ने मिलकर जगह ली थी, 2 से ज्यादा पर्सन ने मिलकर जगह ली थी, सबका डेफिनेट शेयर है। जैसे मान लो मेरा शेयर 25% है, मेरे फ्रेंड ने ज्यादा पैसे लगाए थे, उसका एक का 40% है, एक का 35% है, तो उस केस में हम तीनों की वो प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स। तो अब इसमें हमारा टैक्सेशन कहता क्या है वो समझना बच्चों। सेक्शन 26 में ऐसे कहा गया है कि अगर प्रॉपर्टी बच्चों लेट आउट, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स, आप मुझे कहते हो कि सर अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हो तो क्या करेंगे?
तो मैं कहूंगा उसकी इनकम ऐसे कंप्यूट करेंगे जैसे एक ही पर्सन ओनर। एक बार इनकम कंप्यूट हो गई, देन सच इनकम विल बी डिवाइडेड अमंग को-ओनर इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। उसके बाद उस इनकम को को-ओनर्स में बांट देंगे उनके रिस्पेक्टिव शेयर में। और अगर बच्चों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हुई कि हर एक को ओनर ने कुछ कुछ पोर्शन को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन शुड बी कंप्यूटेड सेपरेटली, क्योंकि हर एक को ओनर को अपने इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी और जो मैक्सिमम लिमिट है उसका बेनिफिट सबको अलग अलग इंडिविजुअली मिलेगा। जैसे मान लो लोन 1/4/1999 से पहले है या रिपेयर रिनोवेशन के लिए लिया हुआ है, मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, तो वो ए को भी 30 की मिलेगी, बी को भी 30 की मिलेगी, सी को भी 30 की मिलेगी। तो इसलिए क्यों ना वो अलग अलग कंप्यूट करें। एक बार देखो मैं पढ़ता हूं कैसे लिखा है। वेयर 2 or more person own the house property jointly and their respective share are definite and ascertainable। बच्चों फिक्स होता है कितना कितना किसका है। They shall not be assessed as an AOP, उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह नहीं असेस किया जाएगा in respect of such property, but they shall be assessed individually on their share in the income from property। अब वो कैसे असेस होगा सुनना। Where the house property is owned by co-owner is self-occupied by each of co-owner, annual value of property of for each owner will be nil। Each co-owner will be entitled to deduction up to 30,000 or 2 lakh on account of interest on money borrowed for the purpose of property under section 24B। मतलब हर एक ओनर को अपने अपने पोर्शन के लिए इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी और मैक्सिमम लिमिट का पूरा बेनिफिट मिलेगा। Where the house property or part of the house property which is owned by co-owner is let out, the income from such property or part of the property will be first computed as if this property is owned by one person, and thereafter the income so computed will be apportioned amongst each co-owner on the basis of their definite share। तो उसके बाद उस इनकम को उनके डेफिनेट शेयर की रेशो में बांट दो। ये है सेक्शन 26 बच्चों। अब ये कुछ पॉइंट है बच्चों, इसके बाद सेक्शन 27 आ जाएगा। क्या लिखा है सुनना। इनकम नॉट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल नहीं होती। पहली, लेटिंग आउट इज सप्लीमेंट्री टू मेन बिजनेस। बच्चों मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, देन सच प्रॉपर्टी विल बी असेस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहां लिखा है कि लेटिंग आउट इज सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस, कि आप अपने मेन बिजनेस के बेनिफिट के लिए लेटिंग आउट कर रहे हैं। तो इस केस में इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, पीजीबीपी में आएगी। एग्जांपल बच्चों, हमारी जो फैक्ट्री है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया में है। इंडस्ट्रियल एरिया कहने का मतलब वहां रेजिडेंशियल नहीं है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो लेबर क्लास के एम्प्लॉई है ना, उनको बड़े डिस्टेंस से आना पड़ता है, तो वो जनरली लेट आते हैं। यहां से जल्दी जाने के लिए कहते हैं, हम उनसे ओवर टाइम नहीं करा पा रहे, मतलब हमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। किस लिए? उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम लोग ने क्या सोचा कि हमारी जो फैक्ट्री है ना उसमें बहुत सारा एरिया खाली पड़ा है, तो हमने वहां क्या किया, रेजिडेंशियल क्वार्टर बना दिए जिसको आप स्टाफ क्वार्टर कहेंगे, और अपने स्टाफ को वो जगह रहने के लिए दे दी। स्टाफ को क्वार्टर दिए जाते हैं ना जनरली बच्चों मार्केट रेट से सस्ते रेट पर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशन तो हमारा बिजनेस है कि वो बिजनेस पे टाइमली आएंगे, हम ओवर टाइम उनसे काम करा पाएंगे। तो एक तरह से जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं होती, उस तरह की हमने उनको फैसिलिटी दे रखी है। तो वो प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में ही यूज हो रही है। तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि हम उस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी हेड में असेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कर देती तो असेसी को नुकसान हो जाता। मैंने अपने स्टाफ को जगह दे रखी है फ्री में, और गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेंट को जीएबी बनाकर मेरी इनकम निकाल रही है, तो वो तो कहीं ना कहीं गलत है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट करना आपके मेन बिजनेस के लिए सप्लीमेंट्री है, उसके बेनिफिट के लिए आपने किया है, तो उस केस में वो इनकम आपकी पीजीबीपी हेड में आएगी। मान लो मैं स्टाफ से कुछ किराया ले रहा हूं, तो वो कहां आ जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बच्चों मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे है। बच्चों किसी ने ना अपना इंस्टीट्यूट खोल रखा है, उसमें उसने क्या कर रखा है, वेरियस टीचर रखे हुए हैं और बड़ा अच्छा स्पेस है उसके पास। लेकिन वो क्या प्रॉब्लम वहां फेस कर रहा है
कि उनको जीरोक्स के लिए ना मार्केट में जाना पड़ता है। उन्होंने एकेडमी तो एक अलग जगह पे बना रखी है, तो उनको वहां आने जाने में टाइम लगता है, फिर वो टाइमली नोट्स मिल नहीं पाते। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने पास तो नहीं रखूंगा जीरोक्स की मशीनें, लेकिन उसने क्या किया, एक पर्सन से बात की जिसका यही जीरोक्स का काम है, कि अगर आप मेरे वाली प्रीमिसिस में ही एक रूम में आपको देता हूं, अपना एक लड़का रखकर मशीनें रख दो और हमारी हमारी जीरोक्स निकाल कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना काम होता है कि आपको हम ठीक पे कर पाएंगे। तो बच्चों, हमने उस जगह को, अपने वाली को, बड़े नॉमिनल से रेंट पे उसको किराए पर दे दिया, ताकि हमारी ये जीरोक्स की प्रॉब्लम दूर हो। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या किराए पर देना सप्लीमेंट्री नहीं है मेन बिजनेस के लिए? अगर एक यूनिवर्सिटी में किसी बैंक को जगह किराए पर दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि स्टाफ को सैलरी लेने के लिए कहीं और ब्रांच में ना जाना पड़े, हमारे स्टूडेंट को फीस डिपॉजिट कराने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, तो उस बैंक से हम बड़ा नॉमिनल सा किराया चार्ज कर रहे हैं। तो उस केस में आप समझो ना, हमारा किराए पे चढ़ाना क्या है, मेन बिजनेस का सप्लीमेंट्री है, उसकी हेल्प के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है फिर आपका जो रेंट आएगा वो पीजीबीपी में चार्जेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी बच्चों, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी अलोंग विद अदर फैसिलिटी। बच्चों मुझे ना आपको ऐसे समझाना है, अभी यहाँ पर कंपोजिट रेंट का भी यही पॉइंट आएगा। कई बार ना हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाते हैं, उसके साथ कुछ एसेट के साथ, कुछ फैसिलिटीज के साथ। जैसे अगर मैं आपको पीजी की बात करूं, अब पीजी में क्या होता है, जो पर्सन रह रहा है उसको रहने के लिए सारी फैसिलिटी दी जा रही है, उसको खाना सर्व किया जा रहा है और उसके लिए कंबाइन अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। तो वो जो कंपोजिट अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, क्या वो खाली बिल्डिंग का रेंट है? आप कहोगे नहीं, बिल्डिंग के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी है, बिल्डिंग के साथ खाना भी है, बिल्डिंग के साथ फर्नीचर भी है, तो वेरियस फैसिलिटीज भी हैं। तो इस केस में बच्चों, वो जो कंपोजिट रेंट है उस पीसी के लिए, वो उनके लिए बिजनेस इनकम है। और अगर किसी का ऐसा बिजनेस ना हो तो उसके लिए अदर सोर्सेस में चार्जेबल होगी, क्योंकि जब हम अदर सोर्सेस का चैप्टर और प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों में मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दोनों में इनकम कंप्यूट करने का बिल्कुल सेम वे है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इनकम पीजीबीपी हेड में आ रही है या अदर सोर्सेज में। अगर किसी का वैसा बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेज में बिजनेस है तो पीजीबीपी में। तो यही इन्होंने समझा रखा है बच्चों। जैसे मैं इनके एग्जाम्पल पढ़ता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से चलता है। वेयर इनकम इज डेराइव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग अलोंग विद अदर फैसिलिटी लाइक फर्नीचर, द इनकम कैन नॉट बी सेड टू बी डेराइव्ड फ्रॉम मियर ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। खाली बिल्डिंग से किराया थोड़ा आया है, बट आल्सो बिकॉज ऑफ फैसिलिटी एंड सर्विसेज रेंडर्ड, हेंस असेसेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसी तरह वेयर ए कमर्शियल प्रॉपर्टी इज लेट आउट अलोंग विद मशीनरी, ए कॉटन मिल इंक्लूडिंग बिल्डिंग and two lettings are inseparable, income will either be assessed as business income or as income from other sources as the case may be। आपने याद रखना है बच्चों, अगर पर्सन का ऐसा बिजनेस हुआ तो बिजनेस इनकम, और ऐसा बिजनेस नहीं हुआ तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगी। आप सोचेंगे कि बिल्डिंग के साथ मशीनरी किराए पे चढ़ाई जा रही है तो ऐसा बिजनेस कैसे नहीं होगा? ऐसा हो जाता है बच्चों कई बार। एक पर्सन ना फैक्ट्री चला रहा था और उसका जो सन है, ये जो फैक्ट्री का ओनर था, इसका जो सन है वो एमबीए कर रहा था, और वो हमेशा से सोचता था कि मेरे को तो जॉब करनी है, मेरे को अपने फादर की तरह फैक्ट्री रन नहीं करनी। उसको वो काम में इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल। तो इस कारण से वो फैक्ट्री में कभी भी नहीं आता था फादर की, और बाय चांस उसके फादर की डेथ हो गई। अब जो फैक्ट्री है, नो डाउट उसका ओनर उसका फादर था, तो इनहेरिटेंस के थ्रू किसके पास आ गई? उसके सन के पास। लेकिन उसके सन ने अपनी मदर को अपनी इनेबिलिटी शो कर दी कि मैं फैक्ट्री नहीं चलाना चाहता। वो कहता है मेरा उस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसकी फैमिली उसको समझाती है कि फैक्ट्री से जितनी इनकम होती है ना, उतनी आप जॉब से कभी नहीं अर्न कर सकते। फिर अपना काम है, एस्टेब्लिश्ड है, तो लोग तो काम जमाना चाहते हैं, तो उनके फैमिली मेंबर उनको मतलब इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप यही करो। तो उसके सन ने कहा कि नहीं, मेरे को आप 2 साल दो, मैं पहले जॉब करूंगा, अगर मेरे को लगा बाद में तो मैं फैक्ट्री संभाल लूंगा। तो बच्चों, उनकी फैमिली ने उसको अलो किया और सोचा कि ये जो फैक्ट्री है तब तक हम किसी को रेंट पर देते, मतलब
उनकी इंटेंशन क्या है, डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो वो लोग अपनी फैक्ट्री को किराए पर दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मशीनरी, जो भी उसमें एसेट्स हैं सबके साथ, लेकिन किराए पे चढ़ाना उनका काम नहीं है। तो इसलिए उनकी बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि क्या मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आपने समझना है यहाँ पर बच्चों कि लेटिंग आउट करना उनके लिए मेन बिजनेस है तो पीजीबीपी, और बिजनेस नहीं है तो क्या हो जाएगी, अदर सोर्सेज में चार्जेबल हो जाएगी। कंपोजिट रेंट सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का इकट्ठा ही हाउस प्रॉपर्टी में आता है। अगर कुछ एसेट या कुछ फैसिलिटी साथ दी गई हैं तो वो कभी भी कंपोजिट रेंट आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। हाँ, किराया सेपरेबल है, अलग अलग है, बिल्डिंग का अलग है, फैसिलिटीज का अलग है। तो बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी में और फैसिलिटी का या तो बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज में चार्जेबल हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है बच्चों सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप। मैं आपको समझाता हूं डीम्ड ओनरशिप क्या होती है। बच्चों इसमें टोटल 6 पॉइंट है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे हम, और इसके साथ ही हमारा थियोरेटिकल पोर्शन ओवर हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का। सेक्शन 27 बच्चों जैसे नाम से ही क्लियर है, माना गया ओनर, मतलब यहां पर वो असेसी लीगल ओनर नहीं है, नहीं तो डीम्ड ओनरशिप की बात ही नहीं होती। वो उसका ओनर माना जा रहा है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए असेसी का ओनर होना जरूरी है। तो यहां हम 6 केसेस पढ़ेंगे जिसमें असेसी लीगल ओनर नहीं है, लेकिन उसको क्या है, डीम्ड ओनर माना जा रहा है। इस कारण से इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में असेस होगी। तो 1 बाय 1 करके जो पढ़ते हैं आप समझना। पहला, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस। बच्चों मतलब समझाऊंगा, हर एक का रीजन के साथ आपको बात समझ आएगी कि कैसे है। बच्चों स्पाउस बोलते हैं लाइफ पार्टनर को, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। तो मुझे यहाँ ये बताना है कि अगर कोई पर्सन, मैं एक बार मान लेता हूं कि मिस्टर ए मिसिस ए के नाम पर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, नाइदर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन नोर एनी एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ना तो उसने अपनी वाइफ से कंसिडरेशन लिया है। कंसिडरेशन का मतलब होता है बच्चों, मान लेते हैं कि अगर उसकी वाइफ को अपने पेरेंट से पैसे मिले हों, क्योंकि आज की डेट पर आपको पता है कि जो डॉटर का हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में पेरेंटल में, वो सन के बराबर होता है। तो अगर उसके पास अपने पैसे थे, उसकी वाइफ वैसे भी वर्किंग है और हस्बैंड को पैसों की जरूरत थी अपने बिजनेस में, तो उसने अपनी वाइफ से मांगे, तो उसकी वाइफ ने कहा मैं वैसे तो नहीं दूंगी, ये प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम पे कर दो तो मैं पैसे दे देती हूँ। तो फिर तो एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है, फिर तो उसने सेल की है। यहां बात हो रही है नाइदर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन नोर एनी एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर उनके बीच में डिवोर्स हुआ है और डिवोर्स के कारण उसको प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करनी पड़ी है, तो वो केस भी यहाँ कवर नहीं होगा। यहाँ वो किस केस को कवर कर रहे हैं बच्चों, मैं बताता हूं। मान लो एक पर्सन जो है, उसकी फादर मदर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो गई। अब प्रॉपर्टी काफी बड़ा पोर्शन है उसका, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करने के अलावा लेट आउट भी कर रखी है, आगे दुकानें भी हैं उनको भी किराए पे चढ़ा रखा है, और उसका बिजनेस भी अच्छा चला हुआ है। तो उसको दिक्कत क्या होती है कि उसको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं टैक्स कैसे बचाऊं, तो उसने किसी से सलाह ली। तो उस पर्सन ने उसको सलाह दी कि अगर ये प्रॉपर्टी तो अपनी वाइफ के नाम पे कर दे, तो तेरी वाइफ को तो कोई और इनकम है नहीं, तो वो जो रेंटल इनकम तेरी वाइफ को मिलेगी उसके हैंड में तो टैक्सेबल ही नहीं होगी। अब उसने अच्छे से सलाह तो ली नहीं थी, जिसने दी उसने वही मानकर प्रॉपर्टी को अगले ही दिन गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ को, और वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करा दिया। अब वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करने से वाइफ लीगल ओनर तो बन गई, लेकिन उसका टैक्स नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में है कि अगर एक पर्सन अपनी स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करता है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के, बिना ऐसा कोई एग्रीमेंट कि वो अलग अलग रहेंगे, देन असेसी ट्रांसफरर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जिसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है ना, उसी को प्रॉपर्टी का क्या मान लेते हैं, डीम्ड ओनर। एक बार पढ़ते हैं बच्चों, जैसे लिखा है, तो लीगल ओनर उसकी वाइफ है, लेकिन डीम्ड ओनर वो है, तो पैसे उसी के हैंड में टैक्सेबल होंगे और हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएंगे। देखो मैं पढ़ता हूं बच्चों, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस। If an individual transfer any house property to the spouse, neither for adequate consideration nor in connection with an agreement to live apart,
then transferor is deemed owner of the house property। और जैसे बच्चों ऐसे टैक्स बचाने का तरीका है ना, ऐसे ही लोग एक और तरीका ढूंढते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। माइनर चाइल्ड है तो उसकी कोई और इनकम तो है नहीं, और वो सोचते हैं कि टैक्स बच जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए यहाँ सेक्शन बना रखा है कि एसएससी ट्रांसफरर ही उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो बच्चों पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज हर माइनर चाइल्ड अदर देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। हाँ, अगर उसके बच्चे ने, माइनर चाइल्ड है, उसने किसी मूवी में काम किया, किसी अपने टैलेंट से इनकम कमाई, और वो पैसे देकर अगर फादर से या मदर से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तब फादर या मदर डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। हालांकि क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे, लेकिन क्लबिंग का चैप्टर तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 64 अप्लाई होगा। लेकिन मैं यहाँ उसकी बात नहीं करना चाहता, वो मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ सिर्फ डीम्ड ओनर के पॉइंट समझो। तो अगर एक पर्सन अपने सन डॉटर को, जो माइनर है, एसेट ट्रांसफर करता है हाउस प्रॉपर्टी और बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के, तो ट्रांसफरर इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हालांकि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा माइनर मैरिड डॉटर के केस में। हालांकि बच्चों आज की डेट पर अगर डॉटर माइनर है तो आप उसकी मैरिज कर ही नहीं सकते, दैट इज इलीगल। मतलब आप उसको लॉ में दिखा कैसे सकते हैं, लेकिन पुराना प्रोविजन है तो बना रखा है कि अगर कोई पर्सन माइनर मैरिड डॉटर के नाम पर प्रॉपर्टी कर देता है तो उस केस में उसको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। लेकिन बच्चों आप मानकर चलो कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसको शो नहीं किया जा सकता प्रेजेंट सिचुएशन। और इसके बाद बच्चों ऐसे लिखा है नोट कि अगर कोई पर्सन कैश ट्रांसफर करे अपनी वाइफ या माइनर चाइल्ड को, और उस कैश से वो एसेट खरीद ले, तो वो डीम्ड ओनर तो नहीं बनेगा, लेकिन क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब क्लबिंग के प्रोविजन कैसे काम करते हैं, सेक्शन 64, ये तो बच्चों क्लबिंग के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। वो मिक्सअप वहां 27 की बात कर सकता हूं, लेकिन यहाँ वो चैप्टर पढ़ा नहीं, कैसे बात कर दूं। इसलिए मैं यहीं तक की बात कर रहा हूं जैसे लिखा है। तीसरे नंबर पे है बच्चों, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो जो इकट्ठी प्रॉपर्टी है उसको बांटा ही नहीं जा सकता। उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है बच्चों, रजिस्ट्री जिनके नाम पर थी, वो दादा परदादा जिनके नाम पर थी, उसके आगे इतनी जनरेशन हो चुकी है, और उस टाइम पे उन्होंने वर्बली बोला था कि ये हिस्सा इसका है, ये हिस्सा इसका है, रिटर्न में तो कुछ है ही नहीं। अब वो मेंबर मानते ही नहीं है इकट्ठे में, तो वहां क्या हो गई, इम्पार्टिबल स्टेट, जिसको आप बांट नहीं सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो इकट्ठी प्रॉपर्टी है ना, उसमें एक पर्सन प्रॉपर्टी के अंदर बैठा होता है, दैट इज कॉल्ड होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। उसने प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा रखा है, उसे रेंट रिसीव कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्री उसके नाम पर नहीं है, वो तो उसके, आप यूं समझो कि पूर्वज जो थे उनके नाम पर है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये नहीं है कि हम फिर टैक्स नहीं लेंगे, उस होल्डर को ही अभी के लिए क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर। आपका इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन पेनल कोड आईपीसी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग चलता है। ये तो कहेगा कि रेंट जो रिसीव कर रहा है उसी को हम एट प्रेजेंट क्या मान लेंगे, डीम्ड ओनर मान लेंगे। तो कैसे लिखा है देखो, holder of an impartible estate shall be deemed to be the individual owner of all property comprised in the estate. The impartible estate is not legally divisible. जिसका legally divisible possible ही नहीं है, कैसे करें डिवीजन, वो बन ही नहीं सकती। सारे मेंबर एग्री होंगे तो, और वो अपनी अपनी बातें करते हैं, और वो जनरेशन आगे इतनी बढ़ चुकी है कि अब सिस्टम नहीं बन रहा, तो वो एक बार के लिए क्या हो जाता है, इम्पार्टिबल स्टेट। तो यहां बता रहा है बच्चों, इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, डिसीजन एज टू हु विल बी द ओनर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 22 विल बी द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा टिल द कोर्ट गिव्स इट्स डिसीजन टू शूट फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जो रेंट रिसीव कर रहा है हम उसी को ही क्या मान लेंगे, डीम्ड ओनर मान लेंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। और इससे नेक्स्ट है बच्चों, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बच्चों एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें ना आप मेंबर बने, उन्होंने क्या किया, फ्लैट बना रखे और अपने मेंबर से कह रखा है कि आप ये फ्लैट परचेज कर सकते हैं इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन कंडीशन ये है कि फ्लैट की रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं होगी, वो सोसाइटी के नाम पर ही होगी। आपको मिलेगी पावर ऑफ अटॉर्नी, आप अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेट आउट कर सकते हैं, लेकिन बाहर बेच नहीं सकते।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ रहे, तो उन्होंने इस तरह का प्रोविजन बना रखा है। और यू आर मेंबर ऑफ डेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपने वहां एक फ्लैट खरीद लिया। अब फ्लैट की ओनरशिप आपको कैसे दी है? पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर्म में, रजिस्ट्री तो उन्हीं के नाम पर है। तो भले ही आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुई, गवर्नमेंट कहते तब भी वो मेंबर जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसके नाम पर वो पावर ऑफ अटॉर्नी गई है, उसको प्रॉपर्टी का क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ओनर, चाहे रजिस्ट्री उसके नाम पर नहीं हुई। और इसके बाद बच्चों ऐसा आप सोचेंगे क्यों कोई कराएगा, मैं आपको बताता हूं बच्चों। क्या करते हैं वो लोग, जैसे कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर बाबा आश्रम को मानता है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे जो भगत आते हैं यहाँ पर ही अपने फ्लैट ले सकते हैं तो ले ले। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉलोनी डेवलप कर दी। अब रजिस्ट्री क्या है, उस आश्रम के नाम पर है, मतलब वो जो आश्रम चला रहे हैं, लेकिन वो फ्लैट बेच रहे हैं अपने मेंबर को, उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करा रहे, उनको सिर्फ क्या दे रहे हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी, कि आप यूज कर सकते हो, कल को अगर आपने बेचने हैं तो अपने पैसे आश्रम से वापस ले लेना, और आश्रम ही वापस जगह ले लेगा। तो उस केस में रजिस्ट्री तो कभी मेंबर के नाम पे हुई ही नहीं, लेकिन मेंबर कईयों ने फ्लैट लेकर आगे किराए पे चढ़ा रखी है, तो वो भले ही प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर्टी का क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर, ये कहा है यहाँ पर। और इसके बाद बच्चों मैं पढ़ता हूं यहाँ पर, ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू whom a building or part thereof is allotted, leased under a house building scheme or a society, company, association shall be deemed owner of that building or part thereof allotted him, although the cooperative society is the legal owner of that property। मतलब आप मेंबर हो, आपको पैसे देने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई है, जगह अलॉट कर दी गई है, लेकिन आपको लीगल ओनर नहीं बनाया गया, रजिस्ट्री आपको नहीं कराई गई, तो उस केस में आप उस प्रॉपर्टी के क्या बन जाओगे बच्चों? डीम्ड ओनर। तो आपने ऐसे पॉइंट याद रखना है, मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसके बाद बच्चों मैं पांचवा बताता हूं, पर्सन इन पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। आप आराम से प्रोविजन को समझना ताकि अच्छे से समझ आए। एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन जिसको बेची, वो दोनों नॉन पर्सन थे, तो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है ना, उसने आगे प्रॉपर्टी को सेल करना है। तो मैं पहले बच्चों आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी है ना, और मेरे को इसकी रजिस्ट्री करानी पड़े, तो रजिस्ट्रेशन का खर्चा 5 से 7% है। मतलब हरियाणा की मैं बात करूं तो यहाँ मेल के नाम पे रजिस्ट्री होगी तो 7% लगेंगे, फीमेल के नाम पे होगी तो 5% लगेंगे। तो मतलब 50 लाख का 7% बच्चों 3.5 लाख रुपए होता है। छोटा अमाउंट नहीं है रजिस्ट्री का, बड़ा अच्छा खासा अमाउंट है। अब मैंने एक पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदी, 4 महीने का टाइम लिया एडवांस देने के बाद। मैंने सोचा था कि प्रॉपर्टी साथ के साथ निकाल दूंगा, बेच दूंगा, लेकिन मेरे को कोई ग्राहक मिला ही नहीं। जो आता, जितने में मैंने खरीदी है उससे भी कम कोट कर रहा था, तो मैंने उसको नहीं बेचा। 4 महीने बीते, मुझे अब मकान की करानी थी रजिस्ट्री, लेकिन मैंने आइडिया लगाया कि 50 लाख का मकान खरीदा, 3.5 लाख रजिस्ट्री कराऊंगा, 53-50 फिर कितने में बेचूंगा कि प्रॉफिट हो। तो मैंने सोचा कि जिससे ली है वो मेरा नोन है और मुझे पता है मेरे साथ वो गड़बड़ नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, मकान की पोजेशन उससे ले ली, एफिडेविट लिखवा लिया और उसको पूरे पैसे दे दिए। उसको कहा कि जब मैं ये मकान बेचूंगा तो आपके नाम से रजिस्ट्री सीधा नए वाले ओनर के नाम पर हो जाएगी। मतलब आप समझो कि मैं प्रॉपर्टी खरीद चुका हूं, पैसे दे चुका हूं, लेकिन रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं कराई। तो उस केस में मेरे पोजेशन में प्रॉपर्टी है, मैं कंसिडरेशन दे चुका हूं, एफिडेविट लिखवाए बैठा हूं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई मैंने, तो रजिस्ट्री तो उसी के नाम पर है, तो लीगल ओनर तो वही है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी का क्या मान लिया जाऊंगा? डीम्ड ओनर। तो ऐसे बच्चों कहता है, ए पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन द पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस यही ना कि अभी रजिस्ट्री नहीं कराई, of a contract of the nature referred to in section 53A of ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पता क्या कहता है कि प्रॉपर्टी की पोजेशन सेलर से बायर को पास ऑन हो जाए, सेल कंसिडरेशन बायर ने सेलर को पे कर दिया है या प्रोमिस किया है, और सेल डीड को हमने रजिस्टर्ड करा लिया है, लेकिन ये कह रहा है सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ बायर although certain other document like power of attorney, agreement to sell will have been executed। मतलब एफिडेविट तो बन गया है, पावर ऑफ अटॉर्नी तो उसने दे दी,
पोजेशन तो दे दी, पैसे ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, तो उस केस में बायर को उस प्रॉपर्टी का क्या मान लिया जाएगा बच्चों? डीम्ड ओनर, हालांकि वो प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। और लास्ट बच्चों, पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स। अब बच्चों ये बताता हूं, जब हम कोई प्रॉपर्टी लीज पर लेते हैं ना, और अगर वो लीज का पीरियड 12 साल से ज्यादा हो, तो जो लेसी है उसी को प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। मतलब मैंने लीज पर ली 20 साल के लिए, अब मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को फर्दर किराए पे चढ़ा दिया, तो मैं लेसी हूं जिसने किराए पर जगह ली है, मैं सबलेटिंग कर रहा हूं, किराए पर ली हुई जगह को फर्दर किराए पे चढ़ा रहा हूं, तो मैं उसका ओनर तो नहीं हूं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर लीज का पीरियड 12 साल से ज्यादा का है, तो जिस पर्सन ने लीज पर ली है, जो लेसी है, उसी को प्रॉपर्टी का क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ओनर, अगर उसने फर्दर किराए पर दी है तो ये बच्चों 6 केसेस आ जाते हैं जिसमें जो पर्सन रेंट रिसीव्ड कर रहा है वो प्रॉपर्टी का लीगल ओनर नहीं है, लेकिन उसको क्या मान लिया जाता है? डीम्ड ओनर। तो ये बच्चों 6 केसेस हो गए, ऐसे करके पढ़ने हैं। तो ये बच्चों मेरी तरफ से थियोरेटिकली कंप्लीट, आपने अच्छे से सारी थ्योरी पढ़ लेनी है, जो नहीं समझ आएगी वो मेरे से पूछ लेना। बाय बच्चों।